एपिसोड 643। मैंने अपनी तरफ से मास्कमैन को जवाब दिया है कि 3-4 आदमियों के दिमागों में टेलीपैथी मुंतकिल कराने वाली बात महज बचकाना है। उसके किसी एक आदमी के दिमाग में ये इल्म मुंतकिल कराया जा सकता है और इसी के बदले मुझे रिहाई मिलनी चाहिए। मास्कमैन के लिए मेरी बात नाकाबिल कबूल है। वो तुमसे जवाब सुनना चाहता है और जवाब सुनने के बाद इस वीडियो कैसेट में अपने उन तमाम एजेंटों के नाम और पते पेश कर रहा है जो मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों में रेड पावर के बॉस की हैसियत से रहते हैं। तुम इनमें से किसी के पते पर भी अपना जवाब अरसाल कर सकते हो। चंद लम्हों के लिए स्क्रीन सादा हो गया, सलारा गुम हो गई। उसके बाद तहरीरी सूरत में रेड पावर के तमाम बॉस के पते नजर आने लगे। जब पुर्तगाल के बॉस का पता नजर आया तो गोडानी ने उसे नोट कर लिया, फिर वीसीआर और टीवी को ऑफ कर दिया। उसकी निगाहों के सामने सलारा की सूरत घूम रही थी। वो गुस्से से सोच रहा था, जॉर्ज फ्रीमैन ने मुझे धोखा दिया, अपनी हसीन बहन को मुझसे छुपा कर रखा और एक डमी पेश करके मुझे उल्लू बनाता रहा। मैं उससे निमट लूंगा। उसने एक कैसेट रिकॉर्डर अपने सामने लाकर रखा। उसमें एक कैसेट लगाकर अपनी आवाज़ रिकॉर्ड करने लगा। सलारा ने मास्कमैन की जो तजवीज़ पेश की थी उसका जवाब देने लगा। वो कह रहा था, मैं जॉर्ज फ्रीमैन बोल रहा हूँ और मास्कमैन को मुखातिब कर रहा हूँ। मैंने वीडियो कैसेट में अपनी बहन को देखा और तुम्हारी तजवीज़ भी सुनी। सबसे पहली बात तो यह है कि उस मशीन के पीछे सारी दुनिया हाथ धोकर पड़ी है। मैंने उसे जहां छुपा कर रखा है वहां से फिलहाल निकाल नहीं सकता, लिहाजा तुम्हारे किसी कुन जहन आदमी को अपनी सलाहियतें नहीं दे सकूंगा। दूसरी बात यह कि मैंने उस मशीन के मुख्तलिफ हिस्से करके मुख्तलिफ मकामात पर छुपाए हैं ताकि मुकम्मल मशीन किसी भी दुश्मन के हाथ ना आ जाए। मैं उस मशीन के मुख्तलिफ हिस्सों को जोड़कर उसी दिन काम में लाऊंगा जिस रोज़ कोई टेलीपैथी जानने वाला मेरे सामने होगा। मास्कमैन, मैं सीधी और साफ बात करता हूँ। मैंने 7 बरस तक दिन रात मेहनत की है, तब कहीं वो मशीन तैयार हुई है। लिहाजा सबसे पहले मैं उस मशीन से फ़ायदा उठाऊंगा। टेलीपैथी की सलाहियतें पहले मेरे दिमाग में मुंतकिल होंगी। चूँकि मैं अपनी बहन की रिहाई चाहता हूँ, लिहाजा तुम्हारे किसी एक आदमी के दिमाग में ये इल्म मुंतकिल कर सकता हूँ। एक से ज़्यादा का मुतालबा करोगे तो बड़ी हिमाकत करोगे। मेरी बहन को एक ज़रा सा नुकसान पहुंचाने से पहले अच्छी तरह समझ लेना कि मैं टेलीपैथी का इल्म हासिल करते ही सबसे पहले तुम्हारे लिए हथियारों के ज़ख़ीरे और फ़ौजी अड्डों को तबाह करूंगा। तुम्हारे मुल्क के जितने अहम राज हैं वो मैं दुनिया वालों के सामने जाहिर कर दूंगा। बहरहाल ये बात की बातें हैं। जब कोई टेलीपैथी जानने वाला हमारे हाथ आएगा तो देखा जाएगा। फ़िलहाल मेरी बहन को इज्जत से और आराम से रखो और अपने तमाम एजेंटों को ताकीद कर दो, जब भी मैं किसी से रब्ता कायम करूं या उनसे कोई लेन देन करूं तो मेरा ताक़ुब न किया जाए। आज वो ताक़ुब करते हुए मेरे अड्डे तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया है। आइंदा ऐसा हुआ तो मैं रब्ता कायम नहीं करूंगा। अपनी बहन को हालात के रहमो करम पर छोड़ दूंगा। जब टेलीपैथी का इल्म हासिल होगा तो तुमसे निमट लूंगा। दैट्स ऑल। उसने ख़ास मातहत को बुलाया, कैसेट उसके हवाले करते हुए कहा, इसे इस पते पर अभी रवाना कर दो। आइंदा जब भी बाहर जाओ तो इस बात का ख़ास ख्याल रखो कि कोई तुम्हारा ताक़ुब कर रहा है या नहीं। उसने यस बॉस कहकर सर झुकाया, फिर कैसेट लेकर वहाँ से चला गया। गुडानी के दिमाग में फिर सलारा का तसव्वुर मुस्कुराने लगा। अब वो उसकी ज़िद बन गई थी। उसके साथ धोखा हुआ था। वो इस धोखे का जवाब देना चाहता था। साथ ही इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि जिस बहन को उससे छुपा कर रखा गया वो कम वक्त फरहाद के बेटे से इश्क कर रही है। वो कुछ हैरानी से और कुछ रकाबत से सोच रहा था। मेरी मालूमात का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पारस की उम्र 17 या 16 बरस की होगी और ये उसके इश्क करने की उम्र नहीं है। मैं सलारा को स्क्रीन पर देखकर यकीन से कह सकता हूँ कि ये 20 और 25 के दरमियान है। उससे बड़ी उम्र है। ताज्जुब है पारस में ऐसी क्या जवां मर्दी आ गई है कि वो उस पर मर मिटी है। उसने अपने एक दस्ते राज को बुलाया, फिर कहा, वीसीआर में एक कैसेट है, इसे रिवाइंड करके देखो। इसके आखिर में जितने नाम और पते लिखे हुए हैं उन सबको नोट करो। उसके बाद मेरे पास आओ। वो वहाँ से उठकर दूसरे कमरे में आ गया। टहलते हुए सोचने लगा। अभी जो तदबीर दिमाग में आई थी उस पर नजर सानी करने लगा। थोड़ी देर बाद उसके दस्ते राज ने आकर कहा, बॉस, मैंने तमाम नाम और पते नोट कर लिए हैं। क्या तुमने उस लड़की सलारा को देखा? अच्छी तरह देखा है। आइंदा उसे लाखों में पहचान सकता हूँ। तुम पेरिस जाओगे और अपना एक अलहदा गैंग बनाओगे।
उस गैंग में तुम जितने मुसल्ला जांबाज रख सकते हो रखोगे। तमाम अखराजात मैं बर्दाश्त करूंगा। ये चाबी लो। उसने चाबी उसकी तरफ उछाली। उसके दस्ते रास ने कैच कर ली। फिर गोडानी ने कहा, मेरी तिजोरी खोलकर फिलहाल 25 लाख डॉलर निकाल लो, बाद में ज़रूरत होगी तो और मिल जाया करेंगे। वो खुश होकर बोला, बॉस ये सब आपकी इनायात हैं। आज मैं जिस मकाम पर हूं अब उससे भी बुलंद मकाम पर पहुंच रहा हूं। मैं आपके मेयर पर पूरा उतरूंगा। आप मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं? काम बहुत होशियारी से करना होगा। सबसे पहले काम के आदमी तलाश करो। ऐसा ना हो कि जिन्हें तुम तनख्वाह पर मुलाजिम रखो वो किसी दूसरे गैंग या सिंडिकेट से ताल्लुक़ रखते हों। ऐसे लोग ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाते हैं। मैं 15 बरस से आपकी खिदमत कर रहा हूं। आपने देखा मैं किसी भी मामले में किस कदर सोच समझ कर कदम उठाता हूं। फिलहाल मेरी नज़रों में ऐसे 3 आदमी हैं जो मेरे एक इशारे पर जान दे सकते हैं। तुम ज़रूरी तैयारियों के साथ पेरिस पहुंच जाओ। तुमने वीडियो कैसेट के ज़रिए पेरिस के बॉस का पता नोट किया होगा। अब रेड पावर के बॉस से रब्ता कायम करो और ये दावा करो कि 1 माह के अंदर ट्रांसफार्मर मशीन तुम्हारे कब्जे में आने वाली है। अगर वो तुम्हारे ज़रिए उस मशीन से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सलारा को तुम्हारे हवाले कर दें। जनाब, वो पहले मशीन से फ़ायदा उठाना चाहेंगे, बाद में सलारा को मेरे हवाले करेंगे। समझौता इस तरह हो सकता है कि तुम उनके सिर्फ एक आदमी के दिमाग में टेलीपैथी मुंतकिल कराने का वादा करोगे। उसके बाद सलारा तुम्हारे हवाले की जाएगी और ये काम उसी वक्त हो सकेगा जब कोई टेलीपैथी जानने वाला हमारे हाथ आएगा। बहरहाल तुम उनसे इस तरह का सौदा कर सकते हो। यस बॉस, मैं यही करूँगा। जॉर्ज फ्रीमैन मेरे पेरिस वाले बंगले में क़याम कर रहा है। तुम फ़ोन के ज़रिए उससे रब्ता कायम करोगे और एक गैंग लीडर की हैसियत से धमकी दोगे कि वो तुमसे कहीं छुपकर नहीं रह सकेगा। जिस मुल्क जिस शहर में जाएगा तुम वहाँ पहुँच जाया करोगे। जी मैं समझ गया। वो अगर पेरिस से भागेगा, किसी भी मुल्क में जाएगा तो यकीनन आपसे रब्ता कायम करेगा और आपके ज़रिए मुझे उसकी मौजूदा पोजीशन मालूम हो जाएगी। हाँ, वो मुझसे इमदाद हासिल किए बगैर कहीं पनाह नहीं ले सकेगा। मैं उसके मुताल्लिक तुम्हें ताज़ा तरीन इत्तलाहत फराहम करता रहूँगा। तुम उसे ब्लैकमेल करोगे और कहोगे अगर वो चाहता है कि मैं उसका पता सुपर मास्टर या मास्क मैन को न बताऊं तो तुम्हारे साथ दोस्ती करे और तुम्हें ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचाए। तुम उसके लिए एक ऐसे खुफिया अड्डे का इंतज़ाम करोगे जहां वो मशीन लाकर हिफाजत से रखी जा सकती हो और तुम मेरे पेरिस के खुफिया अड्डों से अच्छी तरह वाकिफ़ हो। तुम्हें जो अड्डा पसंद आए उसे अपने मकसद के लिए ले सकते हो। तमाम मामला तय हो जाने के बाद उसका दस्ते रास मतलूबा रकम लेकर चला गया। फ्रैंक्स गोडानी आराम से सोफे पर बैठकर मुस्कुराने लगा। ये उसका तरीक़े कार था। वो अपने दुश्मन को या किसी गद्दार को जान से नहीं मारता था, उसका सुकून छीन लेता था, उसे कहीं आराम से बैठने नहीं देता था। जॉर्ज फ्रीमैन के साथ भी यही होने वाला था। अब वो मास्कमैन, सुपर मास्टर और दूसरी ख़तरनाक तंजीमों के खौफ से भागता फिरेगा और जहां पहुंचेगा वहां उसका दस्ते रास रब्ता कायम करके ये साबित कर देगा कि वो जॉर्ज फ्रीमैन की कब्र में भी पहुंच सकता है। लिहाजा वो कहीं भागने की कोशिश ना करे। वो सिर्फ उसी तरह महफूज जिंदा सलामत रह सकता है कि ट्रांसफार्मर मशीन का पता बता दे। गोडानी दूसरे दिन खुद पेरिस पहुंचा। वो वीडियो कैसेट जॉर्ज फ्रीमैन को देते हुए बोला, मैंने सलारा की बातें सुन ली हैं, मास्कमैन का पैगाम भी सुनकर जवाब दे चुका हूं। तुम पहले फिल्म देख लो, फिर मैं तुमसे बातें करूंगा। जॉर्ज फ्रीमैन ने हैरानी से पूछा, क्या इस वीडियो में सलारा नजर आती है? हाँ, तुम घबरा क्यों रहे हो? नहीं, भला मैं क्यों घबराऊंगा? जॉर्ज, तुमने मुझे कोड वर्ड्स बताए थे और कहा था कि यही कोड वर्ड्स तुम्हारी बहन अदा करेगी। तुम्हारा ख्याल था कि दुश्मन शायद टेलीफोन या ट्रांसमीटर के जरिए उससे बात कराएंगे, लेकिन उन्होंने वीडियो फिल्म में तुम्हारी बहन को पेश कर दिया है। अब बताओ हकीकत क्या है? कोड वर्ड्स के मुताबिक वो तुम्हारी बहन है, लेकिन सूरत शक्ल के एतबार से तुम्हारी वो बहन नहीं है जो मुझसे मिलती रही है। एक भाई के सामने उसकी बहन के मुताल्लिक इतनी बेइज्जती से न भूलो। मैंने अपनी बहन को तुम्हारे साथ इसलिए ढील दी थी कि आइंदा चलकर तुम उससे शादी कर लोगे। बेशक करूंगा, लेकिन मुझे हकीकत बताओ, तुम्हारी बहन कौन है? वही जिससे तुम्हारी दोस्ती है और जिसे तुम इस वीडियो फिल्म में देख चुके हो। क्या बकवास कर रहे हो? वो दोनों मुख्तलिफ हैं। पहले तुम फिल्म देखो। उसने खुद आगे बढ़कर वीसीआर टीवी ऑन किया। थोड़ी देर बाद ही सलारा नजर आने लगी। जॉर्ज फ्रीमैन ने उसे देखने के बाद रिमोट कंट्रोल के जरिए वीसीआर और टीवी को ऑफ किया। फिर पूछा, गोडानी, तुमने क्या देखा? क्या ये वही आवाज़ और लबो लहजा नहीं है जो मेरी बहन का है?
क्या इसका कद, इसकी जिसामत, उसके हुलिये का अंदाज बिल्कुल वैसा नहीं है? हाँ हाँ, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन सूरत मैंने बदल दी है। तुम जानते हो, मैं डॉक्टर और सर्जन हूं। मैंने प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने बहन के चेहरे को बदल दिया है। उसने बेयकीनी से पूछा, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, एक बार एक बहुत ही हसीन लड़की हमारे हाथ लगी। सलारा उसे देखते ही जिद करने लगी कि मैं उसका चेहरा उस लड़की की तरह हसीन बना दूं। मैंने उसे समझाया, तुम किसी से कम नहीं हो। मिस्टर गुडानी तुम्हें चाहते हैं और शायद तुम्हें शरीक हयात भी बनाने वाले हैं, लिहाजा चेहरा तब्दील करोगी तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। हो सकता है मिस्टर गुडानी को तुम पसंद ना आओ। गुडानी ने कहा, ये क्या कहते हो भाई, तुम तो गजब के कारीगर निकले। तुमने सलारा को पहले से ज्यादा हसीन बना दिया है। ये मास्क मैन की कैद से जब भी वापस आएगी, मैं शादी का ऐलान कर दूंगा। जॉर्ज फ्रीमैन वीसीआर और टीवी ऑन करके सलारा को देखने और उसकी बातें सुनने लगा। दिल ही दिल में सोचने लगा, बड़ी मुश्किल है। मैं गोडानी से साफ नहीं कह सकता कि वो अव्वल तो मर्दों से नफरत करती है, दोम ये कि गोडानी बहुत ही बदसूरत आदमी है। वो आदमी से ज्यादा बुलडॉग लगता है, उसी तरह भौंकने के अंदाज में बातें करता है। अभी तो मैंने खूबसूरती से बात बनाती है, लेकिन सलारा जब रिहा होकर आएगी तो फिर क्या होगा? दूसरी तरफ गोडानी सोच रहा था, मुझे यकीन नहीं आता कि यह वही सलारा है। आवाज़ और लब व लहजा वही है, कद और जिसामत भी वैसी ही है, चलने का अंदाज भी तकरीबन वैसा ही है, लेकिन सूरत दूसरी है, बिल्कुल नई चीज़ लगती है। अगर ये वही सलारा है जो मेरे साथ वक्त गुजार चुकी है, तो मैं इतना नादान नहीं हूं कि उससे शादी करूं। हाँ, ये अलग सी बात है कि ये पहले से ज़्यादा हसीन हो गई है, तो मैं उससे दोस्ती रखूं। वो दोनों अपने अपने दिल में सोच रहे थे और वीडियो फिल्म में सलारा को देख रहे थे। जब सलारा अपनी गुफ्तगू के उस हिस्से तक पहुंची जहां वो कह रही थी, भाई तुम जानते हो मैं मर्दों से नफरत करती रही हूं, लेकिन ये दिल बड़ा बेईमान होता है, अचानक ही किसी मर्द पर आ जाता है। मैं पारस की जवां मर्दी से मुतासिर हो गई हूं और उसे दिलो जान से चाहने लगी हूं। ये बातें सुनकर गोडानी की समझ में आया, आखिर उसे कौन सी बात खटक रही थी कि ये वो सलारा नहीं है जो उसके साथ रह चुकी है, बल्कि दूसरी है, और यही जॉर्ज फ्रीमैन की बहन है। उसकी बातों से साफ पता चल रहा है कि ये मर्दों से नफरत करती है और जिंदगी में पहली बार पारस की जवां मर्दी से मुतासिर हुई है। और जब पहली बार पारस से मुतासिर हुई है तो फिर मेरे पास कब आई थी? जब सलारा ने मास्क मैन की तजवीज़ पेश कर दी तो गोडानी ने स्क्रीन ऑफ करने के बाद कहा, जॉर्ज अब क्या कहते हो? ये तो कहती है मर्दों से नफरत करती रही है, जिंदगी में पहली बार पारस से मुतासिर हुई है। अब बताओ तुम्हारा झूठ खुल रहा है या नहीं? गोडानी, जिसके दिमाग में शुबहात जड़ पकड़ लें, वो अकल की बात समझ नहीं पाता। जरा इस वीडियो फिल्म को फिर से चला कर देखो और सलारा की बातों पर गौर करो। वो ये बातें दरअसल मास्क मैन को सुना रही है कि वो पारस से मुतासिर है और फरहाद की टीम का साथ देना चाहती है, लिहाजा मास्क मैन से समझौता ना हो तो फौरन फरहाद से समझौता कर लेना चाहिए। इस तरह दोनों बहन भाई टेलीपैथी का इल्म हासिल कर लेंगे। बला से मशीन हमारे हाथ से निकलकर फरहाद के हाथ में चली जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो ये इल्म आ जाएगा। गोडानी सोच में पड़ गया। जॉर्ज फ्रीमैन ने कहा, जरा अकल से काम लो। वो कहती है मर्दों से नफरत करती आई है और तुम खुद इस बात के गवाह हो कि वो तुमसे मोहब्बत करती आई है, लेकिन मास्कमैन इस बात को नहीं समझता। वो तो यही सोचेगा कि सलारा के दिल का मामला है, लिहाजा वो पारस की तरफ झुकेगी और फरहाद का साथ देगी। फरहाद उसे किसी तरह भी मास्कमैन की कैद से निकाल लाएगा, जिसके नतीजे में वो अपने आदमी को भी टेलीपैथी का इल्म नहीं सिखा सकेगा। अब तुम बताओ, तुमने मास्कमैन को क्या जवाब दिया है? गोडानी ने कहा, मैंने उससे साफ साफ कह दिया है कि उसके सिर्फ एक आदमी को टेलीपैथी का इल्म सिखाया जाएगा और उसके बदले सलारा हमारे हवाले की जाएगी। यही पैगाम सलारा की बातों में पोशीदा है, जिसे मैंने समझ लिया है। हम उसके एक आदमी को टेलीपैथी का इल्म सिखाकर उसे वापस ला सकते हैं। गोडानी ने गहरी सांस लेकर कहा, यह चक्कर अभी मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल मैं उस वक्त का इंतज़ार करूंगा जब सलारा रिहा होकर यहाँ आएगी। सबसे पहले उससे मुलाकात करूंगा और अपना शुबा दूर करूंगा। कोई भी शक्की मिजाज जब अकल से काम ना ले तो किसी तरह भी अपना शुबा दूर नहीं कर सकता। ये बात एक मोटी सी अकल में भी आ जाएगी कि पारस मुश्किल से कोई 16-17 बरस का जवान होगा और मेरी बहन 27 बरस की है। गोडानी चुपचाप वहां से चला आया।
जॉर्ज फ्रीमैन की बहुत सी बातें दिल को और दिमाग को लग रही थीं। उन बातों को तस्लीम करने को जी चाहता था, लेकिन फिर सोचने लगा, जॉर्ज काबिल एतमाद नहीं रहा। मुझसे बड़ी बड़ी रकमें ले चुका है और अब तक मशीन से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सका। 8 बरस हो चुके हैं, पता नहीं और वो मुझे कब तक टालता रहेगा। जो शख्स मशीन के मामले में धोखा देता आ रहा हो, वो बहन के मामले में भी धोखा दे सकता है। फिर यह कि सलारा ने अपनी बातों में एक खुफिया पैगाम भेजा है कि फराज से दोस्ती की जा सकती है, पारस उसका महबूब बन सकता है और वो दोनों बहन भाई टेलीपैथी का इल्म हासिल कर सकते हैं। अगर सलारा का यही पैगाम है तो गोडानी को और ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। वो तकरीबन $1 करोड़ के करीब जॉर्ज फ्रीमैन को दे चुका है। वो सारी रकम डूब जाएगी। अगर वाकई उसने अपनी बहन सलारा को छुपा रखा है और उससे अब तक नहीं मिलाया है, तो वो पारस के हिस्से में चली जाएगी और उन बहन भाइयों की हिफाजत फरहाद कर लेगा। उसने सोचा, मैं बेइंतहा दौलतमंद हूँ। खुफिया तौर पर दुनिया के बड़े बड़े कातिलों और बदनाम ज़माना स्मगलरों को अपनी मुट्ठी में रखता हूँ। मेरे खुफिया हाथ हर जगह पहुँच जाते हैं, लेकिन जब सोच की लहरें मेरे दिमाग में पहुँचेंगी तो मैं कहीं का नहीं रहूँगा। लिहाजा मुझे जितनी जल्दी हो सके उस मशीन तक पहुँचना चाहिए और उन बहन भाई को फराद और पारस तक पहुँचने का मौका नहीं देना चाहिए। अब एक नया खेल शुरू हो रहा था। गोडानी 3 तरफ से रस्सा कशी में उलझा हुआ था। एक तरफ जॉर्ज फ्रीमैन से दोस्ती भी कर रहा था और दुश्मनी भी। दूसरी तरफ अपने दस्ते राज के जरिए जॉर्ज फ्रीमैन के खिलाफ एक गैंग बनाकर मास्कमैन से सौदा कर रहा था। तीसरी तरफ इस फिक्र में था कि जॉर्ज फ्रीमैन अपनी बहन की खातिर पारस और फराज से दोस्ती ना कर ले। हालात बता रहे थे कि वो बहन भाई फरहाद की तरफ ही झुकेंगे। वो मशीन तैयार करने वाले उसे जंगल के किसी खुफिया हिस्से से निकालकर खुद ही बाबा साहब के इदारे में पहुंचाएंगे। सलारा ने जिस अंदाज में पारस से मोहब्बत का इजहार किया था, वो मास्कमैन को भी चौंकाने वाला था। वो भी इसी अंदाज में सोच रहा होगा कि भाई बहन से माकूल समझौता ना हुआ तो मशीन हाथ से निकल जाएगी। और जॉर्ज फ्रीमैन एक ऐसा ऊंट था जिसके मुताल्लिक ये यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि वो किस करवट बैठेगा। पारस अव्वल हस्पताल से इदारे में पहुंच गया। उसने जनाब शेख साहब, रसवंती, पारस तोम और इदारे के दूसरे तमाम अफराद से मुलाकात की। सब उसे नई जिंदगी पाने की मुबारकबाद दे रहे थे। आर्मर बहुत खुश था। उसे गले लगाकर कह रहा था, जो बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रही है, लेकिन मुंह फुलाए बैठी है। पारस उस कॉटेज में गया जहां जो की रिहाइश थी। वह हाथ उठाकर दरवाजे पर दस्तक देना चाहता था, फिर रुक गया। अपने दिमाग में बोलने लगा, मैं बिल्कुल सेहतमंद नहीं हूं। मेरा दिमाग पूरी तरह हसास नहीं है। अगर तुम मेरे दिमाग में हो तो दरवाज़ा खोल दो, मैं दस्तक नहीं दूंगा। उसने ज़रा देर इंतज़ार किया। दरवाज़ा नहीं खुला, ना ही जो ने दिमाग में कुछ कहा। वो कहने लगा, मैं 5 तक गिन रहा हूं। अगर 5 कहते ही दरवाज़ा ना खुला तो मैं वापस चला जाऊंगा। उसने ठहर ठहर कर गिनना शुरू किया। 1, 2, 3, 4। फिर 5 कहने से पहले जो की आवाज़ सुनाई दी, मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं हूं। दस्तक नहीं दोगे तो दरवाज़ा कैसे खुलेगा? मुझे कैसे मालूम होगा कि दरवाजे पर कौन आया है? पारस ने चौंक कर कहा, अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। जब तुम मेरे दिमाग में नहीं हो तो मेरी गिनती कैसे सुन सकोगी? और फिर कैसे मालूम होगा कि मैं दरवाजे पर आया हुआ हूं? मुझसे तो बड़ी भूल हुई। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला। वो सामने खड़ी हुई थी। उसने बच्चों के से अंदाज में 2 चोटियां गूंद कर रिबन बांधी हुई थी। चेहरे पर वही भोलपन, वही मासूमियत थी, लेकिन जिस्मानी तौर पर भरपूर जवान थी। पारस को चंद लम्हों के लिए कुछ अजीब सा मंजर दिखाई दिया। यानी गर्दन तक वो जो थी और गर्दन से नीचे सलारा का जिस्म नजर आ रहा था। उसने जल्दी जल्दी पलके झपकाकर देखा। जो सालम खड़ी हुई थी। सलारा के साथ जो वक्त गुजारा था वो जो को देखकर याद आ रहा था। उसने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो जो। वो मुंह फुलाए हुए थी। उससे मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसने मनाने के लिए शाने पर हाथ रखा तो फिर यूं लगा जैसे सलारा के बदन पर हाथ रख रहा हो। जिस तरह एक चिराग से दूसरा चिराग रोशन होता है, उसी तरह सलारा की जवानी जो की जवानी को उसके सामने रोशन कर रही थी। अब से पहले उसने जो को न ऐसी निगाहों से देखा था, न उसके मुताल्लिक ऐसा सोचा था, मगर अब बेख्तियार सोचता जा रहा था। उसने पूछा, आखिर नाराज क्यों हो? मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। पहले उस जंगल वाली के साथ घूमते रहे, फिर अस्पताल आए तो सांप वाली के साथ रहने लगे।
जब उनसे दोस्ती करनी है तो फिर मेरे पास आने की क्या ज़रूरत है? मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ। भाई, तुम मेरी दोस्त नहीं हो, मगर मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। इसीलिए तो जंगल वाली को, सांप वाली को और सारी दुनिया को छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ। वो खुश होकर उसकी तरफ मुंह करते हुए बोली, सच कह रहे हो? तुम्हारी जान की कसम, झूठ बोलूंगा तो तुम मर जाओगी। उसकी कसम पर यकीन आ गया। उसने जल्दी से मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। पारस ने अपना हाथ खींचकर कहा, इतने दिनों बाद मिले हैं तो ऐसे नहीं मिलेंगे। उसने मासूमियत से पूछा, फिर कैसे मिलेंगे? ठहरो, अभी बताता हूं। उसने पलटकर दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया। वो कहने लगी, ये क्या कर रहे हो? दोस्ती कर रहा हूं। वो उसके करीब आया, फिर उसके हाथ को थाम कर बोला, देखो, पहले जब हम मिलते थे या रुखसत होते थे तो तुम मेरी हथेली की पुश्त को चूमती थी और मैं तुम्हारी हथेली की पुश्त को बोसा देता था। वो हंसते हुए बोली, ये भी कोई याद दिलाने वाली बात है? ये तो मैं कभी भूल ही नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अब हम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हैं, जवान हो गए हैं, लिहाजा जवानों की तरह मिलना चाहिए। जवान कैसे मिलते हैं? देखो, तुम अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन पर रखो, मैं अपने दोनों हाथ तुम्हारी कमर पर रखूंगा, फिर हम करीब आएंगे। वो दोनों हाथ गर्दन पर रखकर बोली, मैं करीब तो आऊंगी, मगर गुदगुदी नहीं करना, नहीं तो चिल्लाना शुरू कर दूंगी। पारस ने उसकी कमर पर हाथ रखकर पूछा, अब तुम कुछ सोच रही हो, कुछ महसूस कर रही हो? वो हंसते हुए बोली, जब तुम मेरे सामने हो तो कुछ सोचने और महसूस करने की जरूरत ही क्या है। चलो आओ, कैरम खेलते हैं। ला हौल वला कुव्वत, सारा रोमांस चौपट कर रही हो। देखो, मेरी आंखों में देखो, मैं भी तुम्हारी आंखों में देख रहा हूं। जरा करीब आकर देखो। दोनों के चेहरे करीब आने लगे। पारस का चेहरा तिमतमा रहा था, लेकिन जोजो के चेहरे पर बला की मासूमियत थी। अचानक ही पारस हड़बड़ाकर अलग हो गया। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। उसने जल्दी से पलटकर दरवाजा खोला। वहां रसवंती, आरमर और शेख साहब खड़े हुए थे। रसवंती ने घूरकर दोनों को देखा, फिर पूछा, दरवाजा बंद करने की क्या जरूरत थी? पारस ने गड़बड़ाकर कहा, वो मामा, असल बात यह है कि मैं जोजो को डरा रहा था, कहीं ये कमरे से बाहर ना भाग जाए, इसलिए मैंने दरवाजे को बंद कर दिया था। जोजो ने जल्दी से कहा, झूठे कहीं के, बड़ों के सामने झूठ बोलते हो, अल्लाह मियाँ गुनाह देंगे। तुम तो दरवाजा बंद करके मुझे जवानों की तरह दोस्ती करना सिखा रहे थे। पारस ने दोनों हाथों से सर थाम कर नजरें झुका लीं। आरमर झेंप कर दूसरी तरफ देखने लगा। रसवंती ने कहा, जनाब शेख साहब, मैं पहले भी कह चुकी हूं, इनका इतना मेलजोल अच्छा नहीं है, इन पर पाबंदियां आयद करनी चाहिए। शेख साहब ने कहा, ये बचपन से एक साथ खेलते आए हैं, उम्र के साथ साथ मिजाज बदलता है, और जब बच्चों का मिजाज बदलने लगे तो बुजुर्गों को इस पर संजीदगी से गौर करना चाहिए। पाबंदियां आयद करने से बच्चे बागी हो जाते हैं। ठीक है, मैं इस सिलसिले में फरहाद से बात करूंगी। जनाब शेख साहब ने कहा, पारस, जिस तरह तुम दोनों आज़ादी से मिलते रहते थे उसी तरह मिलते रहो। तुम समझदार हो, तुम्हारी तरफ से कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिससे खुद तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो। वो तीनों चले गए। पारस ने दरवाजे को खुला रखा, फिर दांत पीसने के बाद कहा, जोजो की बच्ची, तुम्हें यह कहने की क्या जरूरत थी कि हम जवानों की तरह दोस्ती कर रहे थे? जो कर रहे थे वही मैंने कह दिया। तुम्हें झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? क्या अच्छे बच्चे कभी झूठ बोलते हैं? अब हम बच्चे नहीं रहे, जवान हो गए हैं, और जवानी में ऐसा वक्त आता है जब दिल की बातें छुपाने के लिए बुजुर्गों से झूठ बोलना पड़ता है। मुझे नहीं चाहिए ऐसी जवानी, मैं साफ साफ कह देती हूं। मेरे साथ रहना है तो हम बच्चे बनकर रहेंगे। कितना मजा आता है। अल्लाह मियाँ भी खुश होते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे हैं, सच बोलते रहते हैं। पारस ने उसके सरापा को हसरत से देखा। क्या हुस्न था, क्या शबाब था, लेकिन इस हुस्न शबाब के कबाब में बचपना हड्डी बना हुआ था। उसने जरा आगे बढ़कर आहिस्तगी से पूछा, एक बात कहूं, मगर वादा करो, तुम किसी से नहीं कहोगी? मैं किसी से नहीं कहूंगी। क्या बात है? आज मैं आधी रात को चुपचाप तुम्हारे कमरे में आऊंगा। तुम दरवाजा खुला रखना या फिर मेरे दिमाग में आती रहना। सच? क्या तुम मेरे कमरे में आओगे? तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, नए नए खिलौने भी खरीदे हैं, वो सब तुम्हें दिखाऊंगी। अरे चलो यही सही, मैं खिलौनों से खेलने आऊंगा, मगर खुदा के लिए किसी से ना कहना। उधर रसवंती ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा, फरहाद, ये तुम्हारा पारस अव्वल तुमसे 2 कदम आगे ही जा रहा है।
मैंने कहा, भाई मेरा बेटा है। उसने जॉर्ज फ्रीमैन की कैद से रिहा होकर और जंगल में अपनी दिलेरी, जहानत और भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा करके साबित कर दिया है कि फरहाद फिर से जवान हो गया है। यही मैं कहने आई हूं, वो भरपूर जवानी का सबूत दे रहा है। जंगल में सलारा के साथ मंगल मनाता रहा है, फिर उस सांप वाली के इश्क में मुब्तला रहा। आज यहां पहुंचते ही कमरे का दरवाजा बंद करके जो की मासूमियत से खेलना चाहता था। तुम खामखा इल्जाम दे रही हो। मैं उसकी दुश्मन नहीं हूं। मैं जानती हूं अभी वो सोच की लहरों को महसूस नहीं कर सकता, इसलिए चुपचाप उसके दिमाग में मौजूद थी। जैसे ही वो जोजो के करीब जाने लगा, मैंने दरवाजे पर दस्तक दी और उसे दरवाज़ा खोलने पर मजबूर कर दिया। तुम कहती हो तो मान लेता हूं, वो जोजो के साथ ऐसा कर सकता है, इसलिए कि बचपन से वो साथ खेलते रहे हैं, एक दूसरे से गहरा लगाव रखते हैं। लेकिन उसने सलारा या मारिया से इश्क नहीं किया है और ना ही उन्हें ज्यादा करीब आने का मौका दिया है। तुम ये बात कैसे यकीन से कह सकते हो? तुम अभी पारस के दिमाग में रहकर अपनी बात यकीन से कह रही थी। क्या मैं पारस के दिमाग में रहकर उसकी पारसाई को समझ नहीं सकता? चलो तुम ये तो तस्लीम करते हो कि वो जोजो के साथ हद से बढ़ रहा है। अगर वो हद से बढ़ रहा है तो हम उनकी शादी कर देंगे। और कोई मसला हो तो बोलो, वरना ये फजूल बातें ना करो। तुम्हारा बेटा पारस डोम जिंदगी में पहली बार एक लंबे सफर पर रवाना हो चुका है। इस वक्त तैयारी में होगा। तुम उसकी खैरियत मालूम करती रहो। वो झुंझला कर बोली, क्या खाक उसकी खैरियत मालूम करूं? 2 बार उसके पास जा चुकी हूं। वो सांस रोक लेता है, फिर कहता है, मामा मैं पहली बार जिंदगी के अमली मैदान में आया हूं और जिस मिशन पर जा रहा हूं वहां मुझे किसी ख्याल खानी करने वाले की जरूरत नहीं है। मैंने पूछा, तुम्हारी खैरियत कैसे मालूम होगी? उसने जवाब दिया, मैं आंटी आला बीबी के आसपास ही रहूंगा, आप उनसे खैरियत मालूम कर सकती हैं। मैंने कहा, जब बेटा तुम्हें आने से मना कर रहा है तो फिर उसके पास ना जाओ, उसे पूरी खुद एतमादी से अपने बल पर काम करने दो। ये दुरुस्त है कि मेरे दोनों बेटों को ख्यालखानी करने वाले बुजुर्गों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कभी कोई ऐसा मरहला भी आ जाता है जहां इसके बगैर कोई चारा भी नहीं होता। मैंने सोच लिया था आला बीबी से रब्ता कायम करता रहूंगा। इस तरह मुझे पारस डोम के बारे में बहुत कुछ मालूम होता रहेगा। लिहाजा आइंदा जो कुछ होता रहा और जो कुछ मुझे मालूम हुआ है मैं उसे भी बयान कर रहा हूं। इस बार सुपर मास्टर को भी ये मालूम नहीं था कि मुझसे हासिल की हुई ट्रांसफार्मर मशीन किस खुफिया अड्डे में रखी गई है। उस अड्डे का इंचार्ज एक दूसरा आला अफसर था। वो इंचार्ज आला अफसर खुद उस अड्डे के अंदर नहीं जा सकता था। सिर्फ 2 ऐसे मैकेनिक थे जो वहां जा सकते थे, मशीन को चेक कर सकते थे और उसकी कारकर्दगी से मुताल्लिक रिपोर्ट पेश कर सकते थे। अगर सुपर मास्टर को उस खुफिया अड्डे से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान के मुताल्लिक कुछ भी मालूम होता तो उसके दिमाग से मैं मालूमात हासिल कर लेता। चूंकि ऐसा नहीं हो रहा था, इसलिए उस मशीन को हाथ से निकले कई बरस हो चुके थे और अब तक वो हाथ नहीं आ रही थी। आला बीबी ने अपने ख़ास आदमियों के साथ वहाँ कई साल गुजारे थे। इस अरसे में वहाँ के तमाम अहम अफसरानों पर नज़र रखी गई थी। हुकूमत के जो अहम ओहदेदार अखबारात में या रेडियो के ज़रिए बयानात देते थे, उन बयानात को रिकॉर्ड करती थी। अखबारात में छपने वाली तस्वीर तराश कर रखती थी। ऐसे ओहदेदार टीवी पर इंटरव्यू के लिए या किसी और तकरीब के सिलसिले में आते तो वीसीआर के जरिए उनकी वीडियो फिल्म तैयार कर लेती थी। फिर ये सारी चीज़ें टेलीपैथी जानने वालों तक पहुंचाती और हम उनके दिमागों में पहुंचकर ये मालूम करते कि वो ओहदेदार हुकूमत में ज़ाहिरी ओहदे रखने के बावजूद और कौन सा खुफिया अहम ओहदा संभाले हुए हैं। इस तरीक़ेकार पर अमल करते हुए हम एक ऐसे सिलेक्शन ऑफिसर तक पहुंचे जो खुफिया सिलेक्शन बोर्ड का मेंबर था। खुफिया अड्डे के इंचार्ज और दूसरे स्टाफ को कई आजमाइशी मरहलों से गुजारने के बाद वहाँ की ड्यूटी उन्हें सौंपी जाती थी। आला बीबी ने दूर ही दूर से उसकी निगरानी करने के बाद मुझे बताया, इस बोर्ड के 2 मेंबरान अक्सर एक साथ देखे जाते हैं। यकीनन आपस में उनकी दोस्ती होगी। वो न शराब पीते हैं न सिगरेट। सोचे समझे बगैर उनके दिमाग में पहुंचना मुनासिब नहीं होगा। वो खतरे को महसूस कर लेंगे। मैंने कहा, जैसा कि तुम जानती हो, हमने उस ट्रांसफार्मर मशीन का केस पारस डोम के हवाले किया है। वो इस सिलसिले में टेलीपैथी पर इन्हिसार नहीं करना चाहता, अपने बलबूते पर कुछ कर गुजरेगा। लिहाजा मैं इस सिलसिले में उससे बात करके अभी तुम्हें बताता हूँ। मैं पारस डोम के पास आया। वो तैयारे में सफ़र कर रहा था। एक सीट पर आराम से टेक लगाए आंखें बंद किए सोने की कोशिश कर रहा था। उसके आसपास वाली सीटों पर कुछ जवान लड़कियां और उनके बॉयफ्रेंड्स बैठे हुए थे और हंसते खिलखिलाते जा रहे थे। चूंकि उनकी तहजीब में घर और बाजार एक ही जगह होती है, वो कहीं भी एक दूसरे से बगलगीर हो जाते हैं। लिहाजा वो वहाँ भी यही तमाशे कर रहे थे। मैंने उसे मुखातिब किया। उसने पूछा,
यस पापा। क्या तुम सोना चाहते हो? कोशिश कर रहा हूं। आप कैसे आ गए? आला बीबी 2 ऐसे सिलेक्शन अफसरान तक पहुंच गई है जो उस खुफिया अड्डे के लिए अहम अफसरान का इंतखाब करते हैं। पारसदोम ने पूछा, यानी वो दोनों सिलेक्शन ऑफिसर उस खुफिया अड्डे के बारे में जानते होंगे? या तो वो जानते होंगे या फिर उन अफसरान का नाम और पता ज़रूर मालूम होगा जो उस खुफिया अड्डे के इंचार्ज हैं। मेरा अपना तरीक़ाकार तुम जानते हो। वो सिलेक्शन ऑफिसर सिगरेट और शराब नहीं पीते, लिहाजा उन्हें ज़ख्मी करके या उन्हें आसाबी कमज़ोरी में मुब्तला करके उनके दिमागों तक पहुंच सकता हूं और बहुत कुछ मालूम भी कर सकता हूं। लेकिन चूंकि ये केस तुम्हारे हाथ में है, इसलिए पूछने आया हूं कि तुम क्या चाहते हो। कल मैं वहां पहुंचने वाला हूं। आंटी से कह दीजिए कि उन 2 अफसरान को अगवा करके किसी खुफिया जगह ले आए। मैं टेलीपैथी के बगैर उनसे उस अड्डे के मुताल्लिक सब कुछ उगलवा लूंगा। वो सोने की कोशिश कर रहा था। मैं वहां से चला आया, लेकिन वो सो ना सका। उसी तरह आंखें बंद किए पड़ा हुआ था। अचानक अपने करीब खुशबू महसूस की। फौरन आंख खोलकर देखा तो एक लड़की उस पर झुकी हुई थी। मुस्कुरा कर कह रही थी, क्या सो रहे हो? लड़की अच्छी खासी थी, खुद आई थी। ऐसे में अपनी खूबरूई और अपनी खुशकिस्मती का यकीन हो जाता है। बेख्तियार मुस्कुराहट होंठों पर आती है। लेकिन पारस ने नागवारी से कहा, जब कोई आंखें बंद करके सो रहा हो तो उसके पास आकर ये अहमकाना सवाल नहीं करना चाहिए। लड़की को उसकी नागवारी बुरी लगी। उसने जबरन मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं जानती हूं तुम सो नहीं रहे हो, जाग रहे हो। जब तुम जानती थी कि मैं जाग रहा हूं तो फिर यह पूछने की क्या जरूरत थी कि मैं सो रहा हूं? वो इस बात पर कुछ लाजवाब सी हो गई। फिर झुंझलाकर बोली, तुम बहुत बदमिजाज हो। मैं अपनी सीट से उठकर तुम्हारे पास आई हूं। तुम्हें खुश इखलाकी का मुजाहरा करना चाहिए, लेकिन तुम तो निहायत ही बद इखलाक और बदतमीज हो। रात के 2 बजे किसी को नींद से जगाना खुश इखलाकी है तो मुझे बद इखलाकी रहने दो। वो उस पर झुकी हुई थी। गुस्से में सीधी खड़ी हो गई, फिर पांव पटकती हुई अपनी सीट पर आकर बैठ गई। उसके साथी ने पूछा, क्या बात है? तुम तो मुझसे नाराज होकर गई थी। हाँ, मैं चाहती थी तुम्हारे पास ना बैठूं, उस जवान को यहां भेजकर उसकी सीट पर बैठ जाऊं, मगर वो बदतमीज है, उसने मेरी इंसल्ट की है। उसके साथी ने घूर कर जरा दूर बैठे हुए पारस की तरफ देखा, फिर पूछा, उसने क्या बदतमीजी की है? लड़की का मुंह ऐसा बन गया जैसे अब तब मैं रोने वाली हो। फिर उसने पूछा, क्या मैं हसीन नहीं हूं? हाँ बेशक हो। तुम कहा करते हो मेरा शबाब और मेरी सेहतमंदी को देखकर जी नहीं भरता। वो उसकी तरफ झुककर बोला, बेशक तुम नींद की गोली हो। जब तक हलक से ना उतरो नींद नहीं आती। अगर ऐसा है तो क्या वो नौजवान अंधा है कि उसे मेरा हुस्न और शबाब दिखाई नहीं देता? उसने मुझे ऐसे नज़रअंदाज किया है जैसे किसी बदसूरत औरत को किया जाता है। फिर तो उसने वाकई इंसल्ट की है, बहुत ही बदतमीज़ है। मैं उसके मुंह पर थूकना चाहती हूँ। तो तुम्हें रोका किसने है? ज़रा अकल से सोचो। मैं अपनी सीट से उठकर उसके पास जाऊंगी, वहां जाकर थूकूंगी तो इल्ज़ाम मुझ पर आएगा। अगर वो किसी तरह मेरी तरफ आए तो मैं उस पर कोई इल्ज़ाम लगाकर थूक सकती हूँ। देखो, मैं साफ तौर से कह देती हूँ, जब तक मैं उसकी इंसल्ट नहीं करूंगी मुझे नींद नहीं आएगी। मैं सुबह नाश्ता भी नहीं करूंगी और तुम्हें लिफ्ट भी नहीं दूंगी। अरे वाह, पहले भी तुम गुस्सा दिखा कर गई थी, वापस आकर और गुस्सा दिखा रही हो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अगर मेरे इतने ही दीवाने हो तो जाओ, किसी तरह उसकी इंसल्ट करो या उसे मेरी तरफ आने पर मजबूर करो। क्या मेरी इंसल्ट तुम्हारी इंसल्ट नहीं है? उसने हसरत से उस लड़की के हसीन चेहरे और गुलाबी होंठों को देखा, फिर सर्द आह भर के बोला, मुझे जाना ही होगा। वो अपनी जगह से उठकर पारस के पास आया, फिर उसके शाने पर हाथ रखकर बोला, ए मिस्टर, उठो। पारस उस आरामदेह सीट पर आधा बैठा और आधा लेटा हुआ था। उसके हाथ मारने से सीधा होकर बैठ गया। उसकी आंखों पर सियाह ऐनक थी ताकि तैयारे में जो हल्की सी रोशनी हो वो भी उसकी आंखों में ना चुभे और वो आराम से सोता रहे। लेकिन उसे सोने नहीं दिया जा रहा था। उसने पूछा, भाई कौन हो, क्या चाहते हो? वो आने वाला उस पर झुक गया, फिर आहिस्तगी से बोला, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड की इंसल्ट की है। पारस एक अंधे की तरह हाथ से टटोलकर उसे छूते हुए बोला, क्या तुम उस लड़की की बात कर रहे हो जो थोड़ी देर पहले आई थी? आने वाले ने हैरानी से पारस के इस अंदाज को देखा, फिर उसका हाथ पकड़कर पूछा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? उसने एक सर्द आह भरी, दूसरे हाथ से सियाह ऐनक को उतारकर अपनी आंखें दिखाईं। उसने अपनी दोनों पुतलियां ऊपर चढ़ा ली थीं, सफेद दीदे दिखाई दे रहे थे। वो कह रहा था,
मैं बीनाई से महरूम हूं। मेरी समझ में नहीं आता मैंने उस लड़की की किस तरह इंसल्ट की है। उस शख्स ने उसके हाथ को थपथपाते हुए और हंसते हुए कहा, दोस्त मैं समझ गया, मेरी गर्लफ्रेंड को मुगालता हुआ था। वो वापस अपनी सीट पर आकर बोला, तुम भी कमाल करती हो भाई, तुम लाख हसीन और पुरशबाब सही, लेकिन एक अंधा तुम्हें कैसे देख सकता है, कैसे तारीफ कर सकता है, कैसे तुमसे मुतासिर हो सकता है? उस लड़की ने चौंक कर पूछा, क्या वो अंधा है? हाँ, उसकी दोनों पुतलियां ऊपर चढ़ी हुई हैं। इस ऐप को छुपाने के लिए वो सियाह ऐनक पहनता है। वो सोच में पड़ गई। उसने सियाह ऐनक के पीछे पारस की आंखें नहीं देखी थीं, लेकिन यकीन करने को जी नहीं चाह रहा था कि इतना खूबरू जवान अंधा होगा और ऐसे अंदाज में बातें करेगा जैसे अंधा ना हो। उसे यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन अपने दोस्त के कहने पर यकीन कर रही थी। इस तरह इस बात का इत्मीनान हो रहा था कि जब वो अंधा ही है और उसके हुस्न शबाब को देखा ही नहीं है तो फिर इंसल्ट नहीं हुई। उसने दूर बैठे हुए पारस को देखा जो पूरी तरह नजर नहीं आ रहा था। फिर वो सीट की पुश से टेक लगाकर आंखें बंद करके बड़े दुख से सोचने लगी, काश इसे थोड़ी देर के लिए आंखें मिल जाती और वो मेरे हुस्न शबाब को देख लेता तो मुझ पर हजार जान से मर मिटता। जिन औरतों को अपने हुस्न शबाब पर नाज होता है वो किसी तरह मुतमईन नहीं होती, खा सारी दुनिया तारीफें करती रहे। वो चाहती हैं अंधों के सामने से भी गुजरें तो वो दिल थाम कर रह जाएं। दूसरी सुबह उस हसीना के दिमाग को एक जबरदस्त झटका पहुंचा। पिछली रात से ज्यादा तौहीन का एहसास हुआ क्योंकि पारस ने सियाह ऐनक नहीं पहनी हुई थी। दूर ही से उसकी साफ चमकीली और पुरकशिश आंखें दिखाई दे रही थीं। वो अपनी जगह से उठकर टॉयलेट की तरफ जा रहा था। उसने गुस्से से अपने साथी को झंझोड़ कर कहा, देख लिया तुमने, उसने हम दोनों को उल्लू बनाया था। वो अंधा नहीं है, वो देखो जा रहा है। वो शख्स गुस्से से उठकर टॉयलेट की तरफ आया, फिर पारस के कंधे पर हाथ मारकर बोला, हेलो मिस्टर, तुम तो अंधे थे? उसने जवाब दिया, खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे देखने के लिए आंखें दी हैं। इसका मतलब है तुम हमें उल्लू बना रहे थे? तुम कुछ भी समझ सकते हो, मेरे लिए आराम से सोने का यही एक रास्ता था। मैं तुम्हें हमेशा के लिए सुला सकता हूं, ये मेरे बाजू देख रहे हो? उसने मुट्ठी बांधकर अपनी मजबूत कलाई और एक बाजू की मछली उभार कर दिखाई। पारस सहम कर पीछे हट गया। एक स्टीवर्ड से बोला, देखो ये साहब मुझे मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं कोई झगड़ा करने वाला आदमी नहीं हूं, एक सीधा सादा मुसाफिर हूं। स्टीवर्ड ने उसके बाजू की उभरी हुई मछली को देखकर कहा, मिस्टर ये गलत है, थोड़ी देर का सफर होता है, आप लोगों को मेल मोहब्बत से रहना चाहिए, प्लीज आप ऐसा ना करें। उसने कहा, यह शख्स हमें उल्लू बना रहा था, खुद को अंधा जाहिर कर रहा था। पारस ने पूछा, क्या मैं अंधा बनकर आपके पास आया था या आप मेरे पास आए थे? उस हसीना ने करीब आकर कहा, पहले मैं आई थी, तुमने मुझसे सीधे मुंह बात नहीं की। पारस ने पूछा, तुम रात के कितने बजे आई थी? 2 बजे, और मैं उस वक्त सो रहा था। क्या किसी शरीफ आदमी के पास कोई औरत रात के 2 बजे आती है? वो पांव पटक कर बोली, मैं मजबूर थी, अपनी सीट बदलना चाहती थी। स्टीवर्ट ने कहा, सॉरी मिस, आपको ये बात हमसे कहनी चाहिए थी क्योंकि ये हमारा काम है, हम आपका कोई भी मसला हल कर सकते हैं। वो हसीना गुस्से से अपने आशिक को देखने लगी। स्टीवर्ट से ये नहीं कह सकती थी कि उसने उसके हुस्न और शबाब की नाकदरी की है। वो एक दौलतमंद बाप की मगरूर बेटी थी। उसका आशिक खुशामदाना अंदाज में उसकी तारीफें करता आया था क्योंकि उसे सिर्फ हसीना ही नहीं, उस बाप की दौलत भी मिलने वाली थी। वो समझता था उसकी महबूबा अपनी तौहीन के एहसास से तिलमिला रही है और उसका गुस्सा उसी वक्त ख़त्म होगा जब तौहीन करने वाले की भी इंसल्ट होगी या वो उससे मुआफ़ी मांगे। उसने अपनी महबूबा को खुश करने के लिए पारस से कहा, मिस्टर बात ख़त्म करो और एक लड़की का एहतराम करते हुए उससे माफ़ी मांग लो। उसी वक्त टॉयलेट का दरवाज़ा खुला, एक शख्स बाहर आया। पारस उस दरवाजे से अंदर जाना चाहता था। उस शख्स ने रास्ता रोकने के लिए हाथ बढ़ाया। पारस ने उसके पंजे से पंजा मिला दिया, फिर कहा, मैं किसी कमज़ोर से भी नहीं लड़ता और तुम तो पहलवान आदमी हो, मुझे कमज़ोर समझकर जाने दो। वो हंसते हुए बोला, इस तरह नहीं जा सकोगे, पहले मेरी महबूबा से मुआफ़ी मांगो। ये कहते ही उसने पंजा मोड़ना चाहा। उसे महसूस हुआ जैसे उसकी उंगलियां फौलादी उंगलियों में जाकर फंस गई हैं। उसने परेशान होकर पारस को देखा और सोचा, ये नौजवान अगरचे सेहतमंद और तगड़ा नजर आता है, लेकिन मैं सोच भी नहीं सकता था कि इसकी उंगलियां इतनी मजबूत होंगी। मुझे इन उंगलियों को मोड़ना होगा, तोड़ना होगा, नहीं तो स्वीटी धुतकार कर मुझे अपनी जिंदगी से निकाल देगी। वो पूरी कुव्वत लगाकर उसके पंजे को मोड़ने की कोशिश करने लगा। पारस सीधा खड़ा हुआ था और स्टीवर्ट से कह रहा था,
देखो, सारी बात तुम्हारे सामने है। मैं लड़ने झगड़ने वाला आदमी नहीं हूं। चुपचाप अपना हाथ इसके हाथ में दे दिया है और ये मुझे तोड़ मरोड़ कर रख देगा तो मैं भला क्या कर सकूंगा? स्टीवर्ट ने आगे बढ़कर कहा, ए मिस्टर, एक सीधे साधे मुसाफिर को परेशान क्यों कर रहे हो? वो हसीना स्टीवर्ट के सामने आकर उसका रास्ता रोकते हुए बोली, तुम इनके दरमियान ना जाओ। इसने मेरी इंसल्ट की है, इसकी सजा इसे मिलेगी। फिर वो पलटकर अपने आशिक से बोली, एडी, तोड़ दो इसका हाथ। उसी लम्हे में करकर की धीमी आवाज सुनाई दी। स्वीटी खुश होकर बोली, टूट गई इस कमबख्त की उंगलियां। लेकिन एडी की चीख सुनकर वो हैरान रह गई। पारस उसका हाथ छोड़कर टॉयलेट में गया था। वो अंदर से दरवाजे को बंद कर चुका था। उसका महबूब तकलीफ से कर्राते हुए स्टीवर्ट से कह रहा था, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी उंगलियां टूट गई हैं, मुझे तिब्बी इमदाद दो। स्वीटी पर जैसे सख्ता तारी हो गया। वो चुपचाप उनके दरमियान से गुजरती हुई अपनी सीट पर आकर बैठ गई। वो मगरूर लड़की अपनी तौहीन के एहसास से अंदर ही अंदर मरी जा रही थी। इससे बड़ी इंसल्ट और क्या हो सकती थी कि उसकी तरफ से इंतकाम लेने वाला भी अपने एक हाथ की उंगलियां तोड़वा बैठा था। वो सोच रही थी, आखिर ये है कौन? बार बार सहमा हुआ कह रहा है कि शरीफ आदमी है, लड़ना झगड़ना नहीं जानता, लेकिन एडी से पंजा मिलाते ही देर नहीं की, लकड़ी की सूखी तीलियों की तरह उसकी उंगलियां तोड़ डाली। ओह गॉड, मैं अपनी तौहीन का इंतकाम कैसे लूं? अगर इससे सामना होगा तो मैं इससे नजरें नहीं मिला सकूंगी। ये मुझ पर हंसेगा। मैं इससे कमतर हो रही हूं। उसने बेख्तियार अपनी सीट पर से घूमकर दूर टॉयलेट की तरफ देखा, कहीं वो आ तो नहीं रहा है। फिर सीधी बैठ गई। सोचने लगी कि मैं उसे क्यों देख रही हूं, वो आए या ना आए, मेरी बला से। फिर उसके दिमाग ने कहा, मुझे निदामत से मरना नहीं चाहिए। ये सोचना चाहिए कि इंतकाम कैसे लिया जा सकता है। मुझे अकल से काम लेना चाहिए। उसकी अकल ने समझाया, इससे दोस्ती की जाए, इसका पता मालूम किया जाए। फिर मैं अपनी डैडी को पता देकर कहूंगी, अगर बेटी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हो तो अपने कातिलों को इस पते पर भेज दें। जब मुझे यकीन हो जाएगा कि यह मगरूर किसी की इंसल्ट करने के काबिल नहीं रहा है तो मैं मुस्कुराऊंगी, बल्कि कहक़ह लगाऊंगी। ये सोचते ही वो उठकर खड़ी हो गई। तेजी से चलती हुई पारस की खाली सीट के पास आई। फिर उसके साथ बैठते हुए एक शख्स से बोली, अगर आप माइंड ना करें तो मेरी सीट पर बैठ जाएं। अब तो सिर्फ 2 घंटे का सफ़र रह गया है। इस खाली सीट पर जो साहब बैठे हैं, मुझे इनसे ज़रूरी गुफ्तगू करनी है। उस शख्स ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मेरे साथ मेरी हमसफ़र भी है। कोई बात नहीं, आपको वहाँ 2 सीटें मिल जाएंगी। वो शख्स अपनी हमसफ़र के साथ उठकर उसकी और एडी की सीट पर चला गया। वो तेज़ी से चलती हुई स्टीवर्ट के केबिन में आई। एडी एक जगह लेटा हुआ था और उसकी उंगलियों पर पट्टियां बांधी जा रही थीं। एक एयर होस्टेस ने कहा, हम फर्स्ट एड के तौर पर यही कर सकते हैं। इनकी टूटी हुई हड्डियों को किसी अस्पताल में ही जोड़ा जा सकता है। स्वीटी ने कहा, आप लोगों ने बड़ी मेहरबानी की। आप इसे यहीं लेटे रहने का मौका दें, फिर ये आराम से न्यूयॉर्क पहुंच सकेगा। अब तो सिर्फ 2 घंटे का सफ़र रह गया है। स्टीवर्ट ने कहा, कोई बात नहीं, हम इसे यहीं लिटाए रखेंगे। स्वीटी मुतमईन होकर नई सीट पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद पारस वहां आ गया। एक नज़र उस पर डाली, फिर चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। वो ज़रा करीब झुककर आहिस्तेगी से बोली, मैं शर्मिंदा हूं। उसे जवाब नहीं मिला। जिसके सामने शर्मिंदगी का इजहार कर रही थी, वो एक रिसाला खोलकर पढ़ रहा था। वो फिर बोली, क्या मुझसे नाराज़ हो? वो रिसाले पर नजरें जमाए खुश्क लहजे में बोला, मतलब की बात करो। क्या तुम ऐसे ही खुश्क मिजाज हो जैसा जाहिर कर रहे हो? वो खामोश रहा। उसने पूछा, क्या मुझसे बात नहीं करोगे? वो इस बार सर्द लहजे में बोला, मतलब की बात करो। क्या तुम मुझे मतलबी समझते हो? मतलब की बात करो। क्या तुमने मतलब की रट लगा रखी है? मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूं। अभी तुम अपने एक दोस्त का अंजाम देख चुकी हो। दूसरी बात करो। तुम मुझे गलत समझ रहे हो। वो मेरे बाप का मुलाजिम है। क्या तुम अपना नाम और पता दे सकते हो? मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूंगी। मैं एक शर्त पर अपना पता बता सकता हूं। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। पता नोट करने के बाद फिर मुझसे कोई बात ना करना। उसने गुस्से से होंठ भींचकर पर्स खोलते हुए एक छोटी सी नोटबुक और कलम निकाला। फिर बोली, तुम इतने मगरूर क्यों हो? पारस ने इस बात का जवाब भी नहीं दिया। वो अपनी आदत से मजबूर था। सामने कोई भी बैठा हो, वो उससे गैर जरूरी बात नहीं करता था। उसने अपना पासपोर्ट निकालकर स्वीटी के हवाले किया ताकि वो नाम और पता देखकर नोट कर ले।
जब वो नोट कर चुकी तो उसने खामोशी से पासपोर्ट लेकर रख लिया। उसके बाद सीट की पुश से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। ये दूसरों को गुस्सा दिलाने वाला अंदाज था और वो गुस्से में तिल मिलाते हुए सोच रही थी, अब मैं इसे कत्ल नहीं कराऊंगी। मेरे डैडी के गुंडे इसे उठाकर लाएंगे और मेरे सामने इतने जूते मारेंगे, इतनी पिटाई करेंगे कि ये दुम हिलाने वाले कुत्ते की तरह मेरे पांव चाटेगा। वो न्यूयॉर्क पहुंच गया। जब लगेज हॉल से अपना सामान लेकर निकला तो आला बीबी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही मुस्कुराकर दोनों बाहें फैला दी। पारस आगे बढ़कर उसके गले लग गया। आला बीबी ने उसकी पेशानी चूम कर कहा, मैं जानती हूं मेरा बेटा सिर्फ जरूरी बातें पसंद करता है। आओ हम गाड़ी में बैठकर बातें करेंगे। वो एयरपोर्ट की इमारत से बाहर आ गए। एक कार की पिछली सीट पर बैठ गए। कार आगे बढ़ गई। अगली सीट पर आला बीबी के दो मातहत बैठे हुए थे। उनमें से एक कार ड्राइव कर रहा था। वो पारस से कुछ कहना चाहती थी। उसी वक्त ट्रांसमीटर से इशारा मौसूल हुआ। डैशबोर्ड में लगा हुआ एक सुर्ख बटन कभी जल रहा था, कभी बुझ रहा था। उसके मातहत ने डैशबोर्ड के हुक से माइक निकालकर फिर एक बटन दबाकर पूछा, बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वर्ड? दूसरी तरफ से जवाब मिला, यस सर, वी आर रीचिंग इन एन आवर। उनकी मुख्तसर सी गुफ्तगू हो गई। पारस ने कहा कि अच्छा, तो वो दोनों सिलेक्शन ऑफिसर हमारे हाथ लग गए हैं? आला बीबी ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, इंशाल्लाह वो 1 घंटे के अंदर हमारे सामने होंगे। क्या उनसे राज उगलवाने की कोई तदबीर तुम्हारे जहन में है? जब तक मैं उन सिलेक्शन ऑफिसर्स को नहीं देखूंगा, उनके मिजाज को नहीं समझूंगा, कोई तदबीर दिमाग में नहीं आएगी। ये तो मैं बता चुकी हूं। वो सिगरेट और शराब नहीं पीते, दोनों बहुत रिजर्व रहते हैं, अपने बराबर के अफसरों से भी कम बोलते हैं। किसी अजनबी से बात करना तो दूर की बात है, उसे देखना भी गवारा नहीं करते। यूं हिकारत से मुंह फेरते हैं जैसे थूक कर जा रहे हों। पारस ने कहा, जो लोग अंदर से कमजोर होते हैं वो ऊपर से रिजर्व होते हैं। खामखा खुद को बरतर और दूसरों को कमतर समझते हैं। उनके सामने गुस्से और नफरत का इजहार करते हैं ताकि ऊपर से पत्थर जैसे नजर आएं और कोई उस पत्थर को तोड़कर उनके अंदर की कमजोरी न देख सके। मैं तुमसे मुत्तफिक हूं, हम उनके अंदर की कमजोरी मालूम करके उनसे राज उगलवा सकते हैं, लेकिन अंदर तक पहुंचने के लिए टेलीपैथी का इल्म लाजमी है। मैं नहीं मानता। आप लोगों को एक अरसे से मामा और पापा के साथ रहकर टेलीपैथी की आदत सी हो गई है। हाँ, तुम्हारी बात एक हद तक दुरुस्त है। हम हर मामले में टेलीपैथी का सहारा लेते हैं, लेकिन ये भी तो सोचो, जो काम पलक झपकते हो जाता है उसके लिए कई घंटे और कई दिन जाया करना कौन सी दानिशमंदी है? मैं इतना समझता हूं, दूसरों का सहारा लेने से अपनी सलाहियतों को जंग लग जाता है। पापा और मामा कभी हमसे गाफिल हो सकते हैं, कभी गहरी नींद सो सकते हैं। ऐसे वक्त हम पर कोई ऐसी आजमाइशी घड़ी आ जाए कि वहां से निकलने के लिए सिर्फ जहानत पर भरोसा करना पड़े, जबकि हमें टेलीपैथी के सहारे की आदत हो गई हो और दिमाग काम न करता हो, तब हम यही सोचेंगे ना कि तकदीर में जो लिखा था वो पूरा हो गया। फिलहाल आप ये मालूम करें, उन 2 अफसरान को बेहोश करके लाया जा रहा है या किसी चालाकी से ट्रैप किया जा रहा है या उन्हें गन पॉइंट पर मजबूर किया गया है? सामने बैठे हुए शख्स ने ट्रांसमीटर के जरिए राब्ता कायम किया, फिर अपने साथी से यही सवाल किया। दूसरी तरफ से जवाब मिला, दोनों को गन पॉइंट पर ला रहे हैं, सीधी तरह आना नहीं चाहते थे, लिहाजा उन्हें गोली मारने की धमकी दी गई है। ट्रांसमीटर से राब्ता खत्म होने के बाद पारस ने कहा, इसका मतलब है उन्हें जिंदगी बहुत अजीज है, वो मौत से डरते हैं, लिहाजा उन्हें डरा धमका कर ही राज उगलवाया जा सकता है। वो एक बंगले में पहुंच गए। पारस ने अंदर आकर वहां के एक कमरे को देखा, फिर कहा, जब वो अफसर यहां लाए जाएंगे तो मैं उनके सामने नहीं आऊंगा। आप ऐसा करें कि उन दोनों को इस कमरे में रखें, फिर एक अफसर को दूसरे कमरे में ले जाकर उससे राज उगलवाने की कोशिश करें। फिर जो बात समझ में आएगी उस पर अमल करूंगा। वो आला बीबी के साथ एक डाइनिंग रूम में आया, उसके साथ बैठकर नाश्ता करने लगा। आधे घंटे बाद इत्तला मिली, वो 2 अफसरान को ले आए हैं और उन्हें एक कमरे में बिठा दिया गया है। आला बीबी ने पारस के पास से जाते हुए अपने मातहतों से कहा, उनमें से एक को दूसरे कमरे में ले आओ। थोड़ी देर बाद पारस उस दूसरे कमरे की खिड़की के पास आया। पर्दे को जरा सा सरका कर देखा। एक उधेड़ उम्र का शख्स कुर्सी पर बैठा हुआ था। आला बीबी का एक मातहत उसके बालों को मुट्ठी में जकड़कर झटका देते हुए पूछ रहा था, उन अफसरों के नाम बताओ जो ट्रांसफार्मर मशीन की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। वो तकलीफ से कर्राते हुए कह रहा था, मैं नहीं जानता, मैं किसी ट्रांसफार्मर मशीन के मुताल्लिक नहीं जानता, मैं एक मामूली सा सरकारी अफसर हूं। आला बीबी ने कहा, हम तुम्हारे मुताल्लिक बहुत कुछ जानते हैं। तुम सिलेक्शन बोर्ड के उन मेंबरान में से हो
जो उस खुफिया अड्डे के अफसरान और स्टाफ का इंतखाब करते हैं। तुम्हें उन सब के नाम और पते मालूम होते हैं। मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम लोगों ने हमें अगवा करके बहुत बड़ी गलती की है। अगर हम 1 घंटे तक अपने घर या दफ्तर न पहुंचे तो बड़े पैमाने पर हमारी तलाश शुरू होगी और तुम सब कानून की गिरफ्त में आ जाओगे। हम 1 घंटे के अंदर ही तुम्हारी जिंदगी और मौत का फैसला कर देंगे। अगर उन अफसरान के नाम और पते बताओगे तो कल तक जिंदा अपने घर पहुंच जाओगे। हमारी बात ना मानने की सूरत में तुम्हारी मौत यकीनी है। तो फिर देर ना करो, मुझे मार डालो। मुझसे कुछ हासिल नहीं कर सकोगे। आला बीबी के मातहतों ने उसे मारना पीटना शुरू किया, लेकिन वो बड़ा ढीठ था, जबान नहीं खोल रहा था। पारस ने कमरे में आकर कहा, इसे तीसरे कमरे में ले जाओ और इसकी जबान बंद रखो, ये कोई आवाज ना निकालने पाए। 2 मातहतों ने उस अफसर को एक झटके से पकड़कर उठाया और उसे खींचते हुए तीसरे कमरे में ले गए। तीसरे कमरे में 3 खिड़कियां थीं। एक खिड़की दूसरे और तीसरे कमरे के दरमियानी दीवार में थी। उस खिड़की से दूसरे कमरे में झांक कर सब कुछ देखा जा सकता था। दूसरी खिड़की एक कॉरिडोर में खुलती थी और तीसरी खिड़की बाहर बागीचे की तरफ थी। उस अफसर ने खिड़की से बाहर का मंजर देखते ही चीखना शुरू कर दिया, हेल्प हेल्प, मुझे बचाओ, खुदा के लिए मुझे बचाओ। एक मातहत ने रिवॉल्वर का दस्ता उसकी पेशानी पर दे मारा। वो एकदम से लड़खड़ाया, उसके दीदे फैले, ऊपर की सांस ऊपर ही रह गई। वो लड़खड़ा कर नीचे गिरा और दीवार से टेक लगाकर बैठा का बैठा ही रह गया। आला बीबी और पारस ने फौरन ही करीब आकर उसकी नब्ज देखी। दिल की धड़कन को महसूस किया तो पता चला वो मर चुका था। आला बीबी ने अपने मातहत से पूछा, ये तुमने क्या किया? इसे जिंदा रखना चाहिए था। मादाम मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि ये एक ही ज़र्ब से मर जाएगा। पारस ने कहा, जो हो चुका है इस पर बहस करके वक्त ज़ाया ना करो, दूसरे आदमी को लेकर आओ। उस दूसरे अफसर को उसी कमरे में लाया गया जहां उस मुर्दा अफसर को बिठाया गया था। आला बीबी ने कहा, तुम्हारे साथी ने हमें उन अफसरान का नाम और पता बता दिया है जो ट्रांसफार्मर मशीन की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। अब हम तुमसे मालूम करना चाहते हैं कि उसने कहां तक दुरुस्त बताया है। अगर उसने बताया है तो ये उसकी बुज़दिली है। मैं मर जाऊंगा लेकिन इस सिलसिले में ज़बान नहीं खोलूंगा। उसकी भी पिटाई होने लगी। एक मातहत ने कनपेटी से रिवॉल्वर की नाल लगाते हुए कहा, अगर तुमने ज़बान ना खोली तो हम गोली मार देंगे। उसने ज़रा सहम कर रिवॉल्वर को देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा, जब मेरे साथी ने सब कुछ बता ही दिया है तो फिर मुझसे क्यों पूछा जा रहा है? मैं जानता हूं उसने कुछ नहीं बताया है। मुझे अहमक न समझो। अगर मैं मर जाऊंगा तो ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचने के लिए तुम्हारे पास कोई और जरिया नहीं रहेगा। पारस सुन रहा था और सोच रहा था, दोनों ही ढीठ हैं। एक अपनी ढिठाई दिखाकर मर गया, मगर दूसरा भी मर जाएगा तो उस ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। उसने सोचते सोचते अचानक एक मातहत से रिवॉल्वर लेकर कहा, बस बहुत हो चुका, अब हम वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। हमने झूठ बोला था कि तुम्हारे साथी ने ज़बान खोली है। नहीं, वो भी ढीठ है और मैं उसकी ढिठाई को हमेशा के लिए ख़त्म करता हूं। ये कहते ही वो तेज़ी से चलता हुआ तीसरे कमरे में आया। वो अफसर उसी तरह दीवार से टेक लगाए मुर्दा पड़ा हुआ था। उसने मुर्दे के गिरेबान को पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, अब मैं तुम्हें खामोश नहीं रहने दूंगा। अगर तुम जिद करोगे तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर दूंगा। ये कहते ही उसने एक झटके से लाश को उठाया, फिर उसे उस खिड़की के सलाखों के पास लाकर खड़ा कर दिया जहां से दूसरे कमरे का मंजर दिखाई देता था। दूसरे कमरे में उसका साथी अफसर कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे अपने साथी की पुष्ट खिड़की की सलाखों से लगी हुई नजर आ रही थी। पारस ने उस मुर्दे के खुले हुए मुंह में रिवॉल्वर की नाल घुसेड़ दी थी और कह रहा था, मैं 5 तक गिनता हूं। अगर तुमने जबान ना खोली तो मैं गोली मार दूंगा। 1, बोलते हो या नहीं? 2, हमारे पास वक्त नहीं है। 3, हमने तुम दोनों को अगवा किया है, लिहाजा तुम्हें सही सलामत वापस नहीं जाने देंगे। 4, हम तुम्हारा नाम और निशान मिटा देंगे ताकि कानून के मुहाफिज हमारा ताक़ुब ना कर सकें। 5, बोलो, क्या नहीं बोलोगे? इसके साथ ही पारस ने ट्रैकर दबा दिया। 2 बार गोली चलाई, फिर उस लाश को छोड़ दिया। लाश खिड़की की सलाखों से फिसलती हुई धम से फर्श पर गिर पड़ी। पारस गुस्से में तेजी से चलता हुआ पांव पटकता हुआ उस अफसर के पास आया जो दूसरे कमरे में कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसने सर के बालों को इतनी सख्ती से जकड़ा कि बैठने वाले का मुंह खुल गया। उसने रिवॉल्वर की नाल उसके मुंह में घुसेड़ते हुए कहा, अब तुम्हारे लिए 5 गिनता हूं। 1। इससे पहले ही वो गड़बड़ाकर सर हिलाने लगा, कुछ बुड़बुड़ाने लगा। पारस ने उसके मुंह से रिवॉल्वर की नाल निकाली तो कहने लगा, बताता हूं।
खुदा के लिए मुझे ना मारना, मैं सब कुछ बता दूंगा। पारस ने रिवॉल्वर की नाल उसकी दोनों आंखों के बीच नाक के ऊपरी हिस्से पर लगा दी थी और वो दहशत से बोलता जा रहा था। मैं, रसवंती और आर्मर, आला बीबी और दूसरे मातहतों के दिमागों में मौजूद थे। वो दूसरा अफसर जो कुछ बोल रहा था, आर्मर उसे नोट करता जा रहा था। आला बीबी के मातहत भी नोट कर रहे थे। रसवंती ने खुश होकर कहा, शाबाश मेरे बेटे शाबाश, तुमने वो काम कर दिखाया है जो सिर्फ टेलीपैथी जानने वाले ही कर सकते थे। तुमने साबित कर दिया कि तुम हमारे इस गैर मामूली इल्म के मोहताज नहीं हो। वाकई मैं अपने बेटे की तारीफ क्या करूं, उसके इस कारनामे को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। आज हम इसकी जहानत से तकरीबन 15 बरस के बाद उस ट्रांसफार्मर मशीन तक पहुंचने वाले थे। वल्लाह क्या कमाल दिखाया था। एक मुर्दा शख्स को गोली मारकर जिंदा शख्स की जबान खुलवा दी थी।